हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप लोग का सबसे पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन है, तो उसको अभी हम स्किप किए हैं। ठीक है बच्चा, उसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। ठीक है, उसमें ग्राफ ये सब का यूज़ है, तो हम डायरेक्टली इस चैप्टर में आ गए हैं जिसका नाम क्या है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चा, तो अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, पहले एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता है ये क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था बच्चा, y इक्वल्स टू 0, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या था, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब पूरे एक 2D प्लेन को हम लोग पूरे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, अभी हम पिछले क्लास में आप लोगों को क्या बोले थे कि बेसिकली एक 2D प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 2D है। ठीक है, इसी तरीके से 3D, मतलब स्पेस में अगर हमको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो 3D ज्योमेट्री उसके लिए हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बेसिक चीज़ है हम एक बार जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चा, इसमें x और y दो चीज़ है, दो चीज़ के मदद से हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। सही है, x और y। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी भी लोकेशन पे पहुंचना है तो हम अलोंग x मूव करेंगे या फिर अलोंग y मूव करेंगे, हम वहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो x को हम लोग नाम क्या दिए हुए बच्चा, x को हम लोग नाम दिए हुए हैं एब्सिसा। एक सेकंड बच्चा, हम दूसरा पेन से लिख दे रहे हैं। x को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, एब्सिसा। ठीक है, y को क्या नाम दिया बच्चा, ऑर्डिनेट। ठीक है, और x और y दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। सही है। अच्छा, इसमें दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव, इसमें निगेटिव निगेटिव, x और y दोनों ही इसमें पॉजिटिव निगेटिव। सही है, ये भी आप लोग को पता है। ठीक है, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, एक सेकंड। हाँ चलो, तो अगर लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस a या फिर y इक्वल्स टू प्लस माइनस कुछ भी, अगर कुछ भी लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखा हुआ था, इसका इक्वेशन हम लोग जानते थे कि कैसे लाइन ड्रॉ करना। x इक्वल्स टू प्लस माइनस a हमेशा क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, सपोज करिए बोले x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 ये लाइन होगा, 1 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 ये लाइन है। सही है, अगर बोल दिए सपोज करिए हम कि y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, x इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा लाइन, y इक्वल्स टू -2 तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब y इक्वल्स टू कुछ बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, जब y इक्वल्स टू समथिंग बोलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल्स टू समथिंग बोलेगा तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ये सारा चीज़ आप लोग जानते हैं, हम बस एक बार रिवाइज करवा रहे हैं आप लोग को। चलिए, अच्छा इसके बाद से बच्चा, इसके बाद से हम लोग क्या देखे थे, डिस्टेंस फार्मूला देखे थे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि क्या था वो चीज़ कि अगर a और b कोई दो पॉइंट्स है, ठीक है, a एक पॉइंट है सपोज करिए और b एक पॉइंट है। ठीक है, a और b, a का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, तो ab इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, विद इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बहुत सम हम लोग किए हुए हैं पहले। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। सही है, तो अभी तक हम लोग ये सारा चीज़ देखे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी देखिए बच्चा, हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे पास एक्सिस था। अब एक्सिस में हम पहले बहुत बेसिक चीज़ सीखी कि अच्छा पॉइंट लोकेट करना, कि अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो हम कैसे वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे 3,-5, तो आपको पता है कि अच्छा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है, 3 इधर जाएंगे 5 नीचे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। पहले लोकेट करना सीखें। उसके बाद से हम लोग क्या सीखे बच्चा, उसके बाद से हम लोग सीखें कि अच्छा
कि कोई भी ये इसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, इसका और इसका इक्वेशन देखे थे, एक्सिस से इसका इक्वेशन, उसके बाद से ये देखे थे कि लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो ये सबको कैसे प्लॉट करेंगे वो चीज़ सीखें। उसके बाद से ये देखें कि अच्छा कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सही है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा बेसिकली सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमको क्या सीखना है बच्चा, कि अगर कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है और इसको ए और बी नाम दे दिए, अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ, अगर कोई थर्ड पॉइंट इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में, कट कर रहा है इसको किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चल के एक 2D प्लेन में कितना सारा काम कर सकते हैं उस एरिया को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली अब हम लोग पहुंच गए हैं सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है कि एक्चुअली में अगर कोई लाइन दिया हुआ है आपको, ठीक है, अगर 2 पॉइंट से एक लाइन बन रहा है तो उसको कोई एक थर्ड पॉइंट उसको किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या फिर वो पॉइंट दिया हुआ है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये चीज़ कैसे निकालेंगे। तो ये पूरा चीज़ हम लोग स्टडी करना है, या फिर उसका मिड पॉइंट है तो वो कैसे निकालेंगे, ये सारा पूरा चीज़ हम लोग को रीड करना है सेक्शन फार्मूला में। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि 2D में कोई भी लाइन दिया हुआ तो उसका इक्वेशन को लेकर के, तो इस तरीके से पहले 2D ज्योमेट्री में हम लोग जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितना भी चीज़ हम लोग मैनुअली निकाल सकते थे वो चीज़ एक एक चीज़ करके सीखते जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा सेक्शन फार्मूला से। ठीक है ना, तो सेक्शन फार्मूला का सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन। यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए बच्चा यहाँ पर अच्छे से ये हम यहाँ पर ये डायग्राम पहले से बना दिए हैं। ठीक है, तो ये है ऑरिजिन। ठीक है, पी और क्यू, मेरे पास ये 2 पॉइंट्स है पी और क्यू, तो पी का कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं, सपोज करिए ये हो गया x1, y1। ठीक है, x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x2, y2। सही है, पी और क्यू हमको पता है। तो आर एक पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि आप लोग को आगे दिक्कत नहीं हो कि क्या है, आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो m/n। सही है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग को यहाँ तक। चलिए, तो हमको क्या यहाँ पे निकालना है कि r का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो r को अगर सपोज करिए कि r का हम कोऑर्डिनेट को हम मान ले x, y। ठीक है, r का कोऑर्डिनेट को हम ले लिए x, y। सही बच्चा, r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक एक चीज़ करके बोलते जा रहे हैं कि क्या कौन सा लेंथ क्या होगा। देखिए ध्यान से बच्चा, यहाँ पर ये क्या है x1, ये क्या है y1। ठीक है, ये x1, y1 हो गया मेरे पास। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ये क्या होगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी तो मार्क कर सकते हैं x2, y2 को, कि ये लेंथ क्या हो गया x2 और ये लेंथ क्या हो गया y2, ये हो गया x2, y2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि इस PS का लेंथ क्या है, ठीक है, इस PS का लेंथ क्या है, तो PS का लेंथ को आप क्या बोलेंगे बच्चा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं PS इक्वल्स टू क्या होगा, PS क्या होगा, देखिए ये वाला लेंथ में से अगर ये वाला लेंथ को हटा दें, मतलब कि यहाँ से इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, तो उस करिए MN तो हो गया है, PQ कुछ भी ST हो गया है, PQRST हो गया है ना, AB नाम दे रहे हैं, AB नहीं लिखे हैं, अगर ये AB है, ठीक है, इसको C दे दे रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि RB माइनस AP क्या होगा, PS होगा, RB माइनस PA। ठीक है बच्चा, तो ये क्या आएगा, ये कितना था x और ये कितना था x1, तो ये क्या आएगा x सॉरी ये क्या था y, ये क्या था ये था y, ये था y1, तो ये था y और ये क्या था y1। सही ना, PS निकल गया मेरे पास। अच्छा, अगर हम पूछे कि SR क्या होगा, SR, तो आप क्या बोलेंगे, SR मतलब ये है, तो ये कैसे निकलेगा, अगर OB माइनस OA करेंगे तो, ठीक है, OB माइनस OA, तो ये क्या होगा बच्चा x माइनस x1। ठीक है, ये आ गया SR,
ये क्या आ गया पी एस। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको मिल चुका है, पी एस इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन हो गया और एस आर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन हो गया। चलिए, मतलब इस ट्रायंगल में हमको ये और ये चीज़ पता चल चुका है। ठीक है, ये और ये, ठीक है, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं ब्राउन से। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में हमको ये और ये पता चल चुका है। सिमिलरली आप देखिए, अब इस ट्रायंगल में आर टी क्यू में अगर हम आपसे पूछें कि आर टी क्यू में अगर हम पूछें कि आर टी का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आर टी का वैल्यू क्या है बच्चा? कि x2 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? x, तो x2 माइनस एक्स होगा। सही है, x2 माइनस एक्स आर टी। सिमिलरली हमको अगर ये पूछे QT क्या हुआ, तो क्या हुआ? QC माइनस CT, तो QC माइनस RB, क्योंकि RB TC तो इक्वल है। सही है, तो हम फिर से यहाँ पे क्या लिखें? QC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा? QC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी, QT हमको निकालना है, QT। ठीक है, तो QT क्या हो जाएगा कि QC माइनस TC, या फिर हम लिख सकते हैं QC माइनस RB। ठीक है, QC माइनस RB, तो QC का वैल्यू कितना है बच्चा? Y2 माइनस ये क्या होगा? Y। ठीक है, ये QT का वैल्यू आया। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ तक तो हम ये चीज़ अभी तक किए हैं। अब देखिए, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पर, तो कुछ टाइप का दिखने वाला है, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये है R पॉइंट, ये S है, ये T है, ये Q है, ये P है। तो देखिए बच्चा, ध्यान से आप कि PS का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हम जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि PS का वैल्यू कितना है? PS का वैल्यू है y माइनस वाई वन। PS का वैल्यू है y माइनस वाई वन। चलिए, बहुत बढ़िया। QT का वैल्यू कितना बचा? y2 माइनस वाई। सही है। अच्छा, PR और RQ ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ था? m/n के रेशियो में डिवाइड किया था। R डिवाइड किया था PQ को, R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो m/n। ठीक है, मतलब कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि PR/RQ का वैल्यू क्या होगा? m/n होगा। ठीक है, अब इस दोनों ही में देखिए बच्चा, बहुत अच्छे से आप लोग कि ये देखिए यहाँ पर, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा बात हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना, ये ST क्या है? हॉरिजॉन्टल है। QC क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर ये 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थर्ड वन हमको दिख रहा है कि अगर ये 90 तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया, SP और QT पैरेलल है। अगर SP और QT पैरेलल है तो आपको क्या दिख रहा है बच्चा? यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। सही है, तो अगर तीनों ही एंगल इक्वल हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। आप लोग को सिमिलैरिटी अभी तक हम नहीं पढ़ाया बच्चा, फिर भी आप लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा। कुछ थ्योरी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या बोल रहे हैं। हम एक बार बोल दे रहे जल्दी से कि इसका मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस क्या हुआ कि उसका करस्पॉन्डिंग, जैसे कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, सिमिलैरिटी में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। एंगल दोनों केस में इक्वल होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होगा दो फिगर तो हम क्या बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। लेकिन सिमिलैरिटी के केस में क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे कि उन लोग का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता करेंगे? देखिए, पिंक वाले के ऑपोजिट, मतलब इसके ऑपोजिट कौन सा लाइन, कौन सा साइड है? तो इधर पिंक के ऑपोजिट क्या है? y माइनस वाई वन। तो हम पहले नाम लिख देते हैं कि PS/QT इक्वल्स टू PS/QT लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर 90 के अपोजिट यहाँ पे, 90 के अपोजिट यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग इसीलिए बोल रहे हैं। तो 90 के अपोजिट क्या होगा? PR/, इधर 90 के अपोजिट क्या है? RQ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थर्ड, इस ग्रीन के अपोजिट में क्या है? SR/, इस ग्रीन के अपोजिट क्या है? RT, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय सिमिलैरिटी हम ये बात लिख सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नाम देखिए कैसे लिखेंगे हम, इधर कुछ भी नाम लिख दीजिए, PSR लिख दिए हैं, तो सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? यहाँ क्या नाम लिखेंगे? P किसके बराबर था? Q के, तो P के करस्पॉन्डिंग Q आना चाहिए। फिर S के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? S किसके बराबर था? T के, तो यहाँ T आएगा। फिर R किसके बराबर था? R के ही बराबर था, तो यहाँ पे R आ जाएगा। सही है बच्चा,
ठीक है। तो पी एस पी आर एस आर, पी एस पी आर एस आर, तो इधर भी यही आएगा क्यू टी क्यू आर और टी आर, ठीक है, या फिर आर टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या लिख लिए बच्चा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब अगर रेशियो सेम है बच्चा तो हम क्या लिखने वाले हैं आगे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पी एस की जगह क्या लिखेंगे बच्चा कि वाई माइनस वाई वन बाई क्यू टी बोले तो वाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू पी आर बाई आर क्यू। अच्छा, पी आर बाई आर क्यू की जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे एम बाई एन इक्वल्स टू एस आर बाई आर टी, ठीक है, एस आर बाई आर टी। अच्छा, ये वाला चीज़ तो हम नहीं लिखे थे यहाँ पर, एस आर बाई आर टी। एस आर क्या था बच्चा जल्दी बताइए, एस आर था, एस आर का वैल्यू था एक्स माइनस एक्स वन, इसका वैल्यू था एक्स माइनस एक्स वन, और आर टी का वैल्यू क्या था, आर टी का वैल्यू था एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स। सही है, ये दोनों वैल्यूज़ है, ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि एस आर बाई आर टी, एस आर बाई आर टी मतलब कि एक्स माइनस एक्स वन बाई आर टी की जगह एक्स टू माइनस एक्स। अब देखिए ये तीनों ही बराबर है। अब अगर ये तीनों बराबर है बच्चा तो हम क्या करेंगे, किसी दो को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है, किसी दो को लेकर के हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इन दोनों को इक्वल कर दिए, अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई एन माइनस वाई वन एन इक्वल्स टू वाई टू एम माइनस वाई एम। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है, वाई एन माइनस वाई वन एन इक्वल्स टू वाई टू एम माइनस वाई एम। सही है। अच्छा, अब देखिए बच्चा हमको एक्चुअली में क्या निकालना था, y का वैल्यू निकालना था ना। हम मेरे लिए अननोन क्या था, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, r का कोऑर्डिनेट निकालना था, x और y हमको निकालना था। चलिए y का वैल्यू अगर हमको यहाँ से चाहिए तो y को पहले एक तरफ लाते हैं, ठीक है, और सबको उधर भेजते हैं। तो क्या होगा, वाई एन प्लस वाई एन प्लस वाई एम इक्वल्स टू वाई टू एम प्लस वाई वन एन। वाई कॉमन लेंगे, m प्लस एन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। कोई दिक्कत नहीं है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा यहाँ तक आप लोग को, ठीक है ना। एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ये आ गया y। सिमिलरली बच्चा अगर आप लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि x का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे इक्वेट, तो इस बार हम लोग को इक्वेट करना है इसको, ये वाले चीज़ को। चलिए तो क्या आएगा, m बाई एन, हम क्या लिखेंगे कि m बाई एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन बाई क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगर इसको इक्वेट कर दिए तो जल्दी से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। चलिए तो एक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, अच्छा इसको इधर लाना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एम एक्स। यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया बच्चा, एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, m प्लस एन, और ये क्या है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो ऐसा हम x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, इसके नीचे चला जाएगा, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो हमको दोनों पॉइंट्स क्या क्या मिले बच्चे, यहाँ पे हमको दोनों पॉइंट क्या क्या मिला है। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से बोलेंगे, हर बार का यही बात रहेगा हम लोग का कि अगर a और b है, यहाँ पे कोई पॉइंट p है, अगर a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर p का कोऑर्डिनेट x y है और p इसको m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा, देखिए हमेशा ऐसे याद रखिएगा, बता दे रहे हैं कि m के साथ इस साइड वाला मल्टीप्लाई, x में सिर्फ x का टर्म आएगा, और m x2 n x1 देखिए क्रॉस जाता है, m से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, n से मल्टीप्लाई करना है इसको, इसके घर वाले से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका उधर वाला इसके इधर वाला, ठीक है। m x इक्वल्स टू क्या होगा कि m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n।
सिंपली ये x आ गया मेरे पास। इसी तरीके से y क्या आ जाएगा कि my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये आप हम लोग को क्या मिल गया बच्चा कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी एक पॉइंट किसी दो क्या बोल सकते हैं इसको, पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी, उसको अगर उसको पॉइंट P इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा जो डिवाइड कर रहा है उसका एब्सिसा क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा या फिर ऑर्डिनेट क्या होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सिंपली काम खत्म है, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं बच्चा कि अगर ये क्या हो जाए कि अगर ये केस हो जाए कि अगर ये A है ये B है और P क्या हो मिड पॉइंट हो AB का, P क्या हो मिड पॉइंट हो AB का। ठीक है, P यहाँ पर क्या है मिड पॉइंट, P अगर मिड पॉइंट है बच्चा तो अगर ये क्या हुआ x1 y1, ये क्या है x2 y2। मिड पॉइंट होना मतलब क्या हुआ कि m/n क्या है 1:1 के बराबर है m/n क्या होगा 1:1 इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है बच्चा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो फॉर्मूला था x इक्वल्स टू क्या था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n ये था। तो यहाँ पर m और n की जगह अगर हम 1 रख दें, m और n की जगह 1 रख दें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा कि x2 प्लस x1 बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पर दिया हुआ था कि y का क्या था, सेम y भी ऐसे ही हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या था my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n ये था। तो हम क्या बोलेंगे बच्चा इसको सिंपली यहाँ पर कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा कि y2 प्लस y1 बाई 2। तो सिंपली आपको यही बात याद रखना है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट अगर इस तरीके से दिया हुआ है, आप कहीं पे भी आपको मिड पॉइंट निकालना है खूब आराम से। यहाँ पे सपोज करिए दिया हुआ है 6,10, यहाँ पे दिया हुआ -8,4। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे इसका मिड पॉइंट के लिए, अगर ये A है ये B है, अगर ये मिड पॉइंट है P तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब कि 6 -8 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 तो 10 प्लस 4 बाई 2 ऐड करके बाई 2 करना है। ठीक है, ऐड किए इसको तो क्या है -2 बाई 2 मतलब -1 ये क्या आएगा 14 बाई 2 7। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,7। डायरेक्टली जो एब्सिसा है उसको ऐड करके बाई 2 कर दीजिएगा और जो ऑर्डिनेट है उसको ऐड करके बाई 2 कर दीजिएगा। सही ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला का जो बेसिक डेरिवेशन है ये आप लोग को मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, सिंपली हम पहले क्या किए हैं कि इस दो ट्रायंगल का हर एक क्वांटिटी को निकाले हैं। ठीक है, इस दो ट्रायंगल के हर एक क्वांटिटी को हम लोग डिराइव किए हैं। ठीक है, इसमें और इसमें। ठीक है, इस दोनों को फिर क्या किए हैं सिमिलर प्रूफ किए हैं। सही है, आपके पास और भी ऑप्शन था, अगर आप इसको नहीं बनाते आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो आप इसी ट्रायंगल को यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, इधर ये और ये, तो ये ट्रायंगल भी क्या हो जाता है इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है, तो भी आप कर सकते थे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना बच्चा, तो ये हम लोग का आपको बेसिकली बस सिंपल सा यही बात याद रखना है, ये दोनों फार्मूला, और अगर मिड पॉइंट होगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे बाई 2 कर देंगे ऐड करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्या है सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड के बारे में मेरे ख्याल से सब जानता है। ठीक है, सेंट्रॉयड क्या है बच्चा, सेंट्रॉयड क्या है सिंपली कि ये ब्लर क्यों है, हाँ, तो सेंट्रॉयड क्या बच्चा कि कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, तो अगर इसका मीडियन ड्रॉ करें मतलब एक ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये अगर हम ड्रॉ करें तो जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करता है इसी को हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो एक लाइन हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। सही है, तो अच्छा अभी हम लोग उसको थोड़ा सा इस चीज़ को पहले थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार हम चाह रहे हैं कि आप लोग को ये चीज़ बता दें, क्योंकि हर बार हम लोग बोलते हैं लेकिन शायद अभी तक प्रूफ नहीं किए हैं, और जल्दी से उसको प्रूफ कर लेंगे फिर सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वो आंसर याद रखना बहुत आसान है। आप अगर हम सिर्फ डायरेक्टली फार्मूला बता दें कि सेंट्रॉयड क्या है तो बहुत अधिक आसान चीज़ है,
पहले एक बार हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद से फॉर्मूला आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं है, ठीक है। देखिए सेंट्रॉयड, तो सेंट्रॉयड को देखो बच्चा हम कैसे डिराइव करेंगे। अगर सपोज करिए हम डायग्राम बना लेते हैं 1 मिनट। देखिए बच्चा, तो हम डायग्राम बना दिए हैं, आप लोग का डायग्राम दिख रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, एफ मिड पॉइंट है ए बी का। ए डी बी ई और सी एफ मीडियंस हैं और इन तीनों मीडियंस का कट पॉइंट क्या है, जी। तो जी इज द सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब कि ए बी सी का जी क्या है, सेंट्रॉयड है। देखिए बच्चा, आप मेरा नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि आप सिंपली दो तरीके से सोच सकते हैं कि इसको अगर मिरर मान लें, ठीक है, एसी को अगर मिरर मान ले तो हम इस पूरे ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन उस साइड लिए हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए। अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे सिंपली कि मतलब बीसी के पैरेलल हम एक ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, बीसी के पैरेलल ए से एक लाइन ड्रॉ किए और ए बी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ किए। तो इसके पैरेलल और इसके पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, सही है। तो ये दोनों कट किया B1 पे, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल मिल गया हमको, तो इसका अब इस ट्रायंगल का G1 क्या हो गया, सेंट्रॉयड, सही है। D1 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB1, F1 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CB1, कोई दिक्कत नहीं है। और E तो मिड पॉइंट इसका रहेगा ही क्योंकि साइड कॉमन है। G1 इसका क्या हो गया, सेंट्रॉयड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट अब हम लोग को इसमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को इसमें क्या करना है। अब यहाँ पे बच्चा हम क्या बात बोल सकते हैं सिंपली, देखिए हर एक बात को हम लिखते चल रहे हैं यहाँ पर कि ए बी सी B1, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी B1, अगर इसके पैरेलल ड्रॉ किए तो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। और रिफ्लेक्शन के थ्रू भी अगर आप देखें तो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को इस बात से। चलिए अच्छा ये बताइए तो बच्चा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं ना कि DC, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD इक्वल्स टू DC, और यहाँ पे D1 मिड पॉइंट है और BC इक्वल्स टू AB1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं AD1 इक्वल्स टू D1 B1, मतलब कि ये और ये बराबर होगा। कोई दिक्कत है, ये और ये बराबर होगा। AD1 मतलब हम बोलें कि AD1 इक्वल्स टू DC एंड AD1 पैरेलल टू DC, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ADCD1 क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत नहीं है। ADCD1 ये एक पैरेललोग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि AFC1 ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, फिर से आप यही बात बोलेंगे कि AF किसके बराबर है, AF बराबर है CF1 के, क्योंकि F मिड पॉइंट है इसका, ये और ये बराबर है। F मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर है, F1 मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर है। तो सिमिलरली AF इक्वल्स टू CF1 हो जाएगा। और क्या है कि AF पैरेलल टू CF1 है, देयरफॉर AFCF1 क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए बच्चा, तो अभी तक हम क्या प्रूव किए हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों ही अगर पैरेललोग्राम है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। देखिए अच्छे से ध्यान से कि क्या कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोग को दिखे अच्छे से। हाँ देखिए बच्चा, क्या यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि GC और उसके बाद से यहाँ पे CG1 और AG और यहाँ से AG1, ठीक है। देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि हम क्या बोलें, ये एक पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगा। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो अगर इसको 1 पकड़ें, इसको 2 पकड़े, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बात बोल सकते हैं कि AGCG1 भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इसमें यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो आप लोग को पहले से पता है, ठीक है बच्चा। अब देखिए एक मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बात बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल क्या BCG1, इन ट्रायंगल BCG1 हम क्या बात बोल सकते हैं बच्चा, BCG1, ठीक है। D अगर मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट, D है मिड पॉइंट, बहुत बढ़िया। एंड DG क्या है, पैरेलल टू, DG पैरेलल टू क्या है बच्चा, DG पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो DG पैरेलल किसके है,
CG1, ठीक है, DG पैरेलल है CG1 के, DG पैरेलल है CG1 के, ये और ये पैरेलल हो चुका है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर दिए हैं और पहले से भी पैरेलल था ये, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। तो अगर D मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इन ट्रायंगल BCG1 में, तो क्या होगा, G भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर G भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। G भी क्या हो जाएगा बच्चा, मिड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि G मिड पॉइंट, अगर G मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि BG इक्वल्स टू GG1, सही है, BG इक्वल्स टू GG1, सही है। लेकिन अब फिर से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे E क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये डायगोनल्स है, GG1 और AC क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। हम यहाँ पे क्या बात बोलेंगे कि वी नो, हम लोग जानते हैं कि GE इक्वल्स टू क्या होगा, हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, G1E लिख दे रहे हैं, ठीक है। GE इक्वल्स टू G1E, GE इक्वल्स टू G1E, ठीक है। ये और ये बराबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम इसको यहीं पे प्रूफ कर दे रहे हैं बहुत आसानी से। हमको पता है कि BG इक्वल्स टू GG1, तो अगर ये 2x होगा तो ये भी कितना होगा, 2x होगा, सही है। अगर ये 2x है तो ये 2x है, और ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया, x, ये कितना हो गया, x। तो आपको दिख रहा है, आप यहाँ से सिंपली बोल सकते हैं कि BG बाई GE क्या होगा बच्चा, 2x बाई x, मतलब कि 2/1, मतलब कि BG इज टू GE क्या होगा, 2:1 होगा। तो आप लोग को मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया कि BG इज टू GE क्या होगा, 2:1, BG इज टू GE क्या होगा, 2:1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से प्रूफ हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया, ठीक है बच्चा। तो अब देखिए, हमेशा ही आप ये बात याद रखिएगा कि जहाँ से वर्टेक्स ओरिजिनेट, वर्टेक्स से ये वाला ये 2 होता है और ये 1 होता है, ये वर्टेक्स वाला पार्ट जो वर्टेक्स से अटैच्ड रहता है वो 2 होता है, ये 1 होता है, जो वर्टेक्स वाला पार्ट ये 2 होता है, ये 1 होता है, ठीक है ना, 2:1 में डिवाइड करता है। चलिए, हम लोग को ये बात पता चल गया, तो चलिए जल्दी से हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे उस चीज़ को। चलिए बच्चा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर ये A का कोऑर्डिनेट है x1y1, B का कोऑर्डिनेट है x2y2, C का कोऑर्डिनेट है x3y3, तो हमको G का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हमको ये बात पता है, यहाँ पर हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि AG इज टू GD क्या होता है, 2:1 होता है। AG इज टू GD क्या होता है बच्चा, 2:1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमको D का कोऑर्डिनेट तो हम इजिली निकाल सकते हैं ना। D का कोऑर्डिनेट को हम क्या ले सकते हैं बच्चा, D का कोऑर्डिनेट को हम इजिली लिख सकते हैं कि D क्या मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन, मतलब ऐड कर देते हैं एब्सिसा को बाई 2, तो ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x3/2, ये x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y3/2। तो D का कोऑर्डिनेट्स, D का एब्सिसा है ये और ऑर्डिनेट है ये, A का भी एब्सिसा ऑर्डिनेट पता है। अगर हमको G निकालना है, G को सपोज करिए हम क्या मान लिए, G को हम मान लिए x, y, सही है, G को हम मान लिए x, y। तो हमको x का वैल्यू अगर चाहिए तो देखिए यही बात हो गया ना, मतलब जैसा हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि अगर ये A है, ये B है, A है, D है, ठीक है, A और D है, ठीक है। G एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बच्चा कि x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। तो हमको क्या दिख रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2। अच्छा, रेशियो क्या है, ये 2 है, ये 1 है, AG/GD, सही है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1/m प्लस n, इसी फॉर्मूला में हम पुट करने वाले हैं सिंपली, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि mx2, तो m मतलब 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले को, तो ये क्या होगा, x2 प्लस x3/2, mx2 प्लस nx1, तो प्लस 1 इंटू x1, mx2 प्लस nx1/m प्लस n, तो 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, या आया x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू क्या है बच्चा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये x3 प्लस x2 प्लस x1, x3 प्लस
x2 प्लस x1 बाई क्या आ गया 3 आ गया। तो यही मेरे को मिल गया कोऑर्डिनेट मेरा x का। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा my2, तो 2 इंटू y2 कितना है y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस n y1 बाई m प्लस n मतलब फिर से 2 प्लस 1, तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स सिंपली आपको क्या याद रखना है कि अगर x और y क्या है, सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर हमको एक किसी भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स पता है तो अगर बोलेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड, तो बहुत आसान चीज कि सम ऑफ क्या एब्सिसा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यह आएगा, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, ये होगा जी का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यही है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना बच्चा, बहुत आसान है कि 2 3 4 6 9 10 कुछ भी दिया हुआ तो आप क्या करेंगे कि सारा x वाले को ऐड करके बाई 3 कर दीजिएगा, सारा y वाले को ऐड करके बाई 3 कर दीजिएगा, तो आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है ना, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चा, अब एक लास्ट चीज़ जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या चीज़ यूज़ पड़ सकता है, क्या कैसे मानेंगे, इस चीज़ को एक बार जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे एक्चुअली। चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला जो बेसिक चीज़ जो हम लोग 9th में भी आप लोग को बताए हैं, कभी भी ये बात आपको बोल रहा है अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, अगर बोल रहा है अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो हम क्या पहले ही क्या ले लेंगे कि अच्छा x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। फिर बोल दिया पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो हम क्या मान लेंगे 0, y। ये बहुत आसान चीज़ है, ये आपको अगर देगा तो आप ऐसे ही ले लीजिएगा। अगर आपको बोल रहा है ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है, फिर से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं x को, ऑर्डिनेट बोलते हैं y को। सही है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चा, देखिए बच्चा, ये पहला चीज़ था। तो अब दूसरा चीज़, सपोज करिए आपको ऐसा कुछ आ गया कि सपोज करिए एक्सिस है, ठीक है, और आपको ऐसे कुछ बोल दिया कि ये अगर 2 पॉइंट्स है ए बी, ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट्स है ए बी, बोल रहा है कि ए बी को कोई एक लाइन कट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ए बी लाइन है, ठीक है, अगर बोला कि इज डिवाइडेड बाय द लाइन, सपोज करिए बोल दिया कि x इक्वल्स टू 3, अगर बोल दिया कि x इक्वल्स टू 3, इसको किस x इक्वल्स टू 3 लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो आपको कुछ भी नहीं अगर पता है तो ए का मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम बस ये बता रहे कि मानना क्या है, तो आप इसको ये सपोज करिए पी ले लिए, तो आप यहाँ पर ये बात तो लिखेंगे ना कि अगर ये x इक्वल्स टू 3 लाइन है, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 लाइन है तो इसका वैल्यू 3 कॉमा कुछ होगा, 3 कॉमा कुछ होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान लीजिएगा। अच्छा, ये मतलब 3 तो इधर आए ही हैं, y कितना गए हैं ये हमको नहीं पता है, समझ में आ रहा है, तो आप लेट द पॉइंट भी 3 कॉमा y लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई लाइन बोल रहा है कि डिवाइड कर रहा है तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, थर्ड चीज़ देखते हैं जल्दी से इस पर कि रेशियो। देखिए बच्चा कि यहाँ पर हम लोग को कितना सारा चीज़ दिया हुआ है कि जब एक लाइन, 2 लाइन में जो 2 पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, एक जो कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है, एक रेशियो है। ठीक है, तो 4 चीज़ है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और एक रेशियो, 4 चीज़ है। तो हर बार ना किसी तरीके से आपको 3 चीज़ देगा, चौथा चीज़ आपसे पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों चीज़ दे दिया, बोलेगा रेशियो बताइए। सही है, ये तीनों पॉइंट दे दिया, बोलेगा कि ए और बी को कोई एक पॉइंट पी है, इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे देगा, बोलेगा रेशियो बताइए। ठीक है, तो रेशियो बच्चा आपको जब भी मानना होगा ना तो आप मानिएगा 1:k या k:1। रेशियो आप हमेशा क्या मानेंगे, k:1 करके। ठीक है ना, k:1, समझ में आ गया ये बात, k:1 करके हम मानेंगे कभी भी रेशियो निकालने बोल रहा है। अगर सपोज करिए k का वैल्यू आ गया 2/8, 2/8 तो 1/4 हो गया। ठीक है, मान लीजिए k का वैल्यू आ गया 1/4, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/4:1, मतलब 1:4। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो आप हमेशा k:1 मानिएगा। ठीक है ना, एक वेरिएबल में रहेगा, m:1 मानने से अच्छा है आप k:1 मानिएगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल में रहेगा, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 4th पॉइंट देखिए बच्चा, और क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपको बोल रहा है बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट या 5 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, अगर आपको बोला कि
ए बी को, ये पॉइंट होगा, लाइन नहीं होगा, ये पॉइंट होगा। अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अगर बोला कि कोई सपोज करिए सी और डी इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, सी और डी इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है सी और डी का। ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हुआ। अच्छा, हम ऐसे करेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। मतलब सिंपली कि ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ए डी इज टू डी बी, मतलब कि ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आप लोग को काम लगेगा वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर इसी में बोल दिया सपोज करिए कि ए बी है, ठीक है, इसको सपोज करिए सी डी ई एफ जी, ठीक है, आपको सपोज करिए बोला कि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सही है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चा, अच्छा देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि आप 2 बार आपको सेक्शन फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सी पॉइंट, एक बार आप सी पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, ए पता है, बी पता है, रेशियो पता है, तो सी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। अब सी का कोऑर्डिनेट निकल गया बच्चा, तो सी और बी का तो डी मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि सी का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 करेंगे, डी मिल जाएगा। अब डी के लिए फिर से सेक्शन फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं कि इसको क्या क्या आएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या, सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 पार्ट और इधर 1 2 3 4 5 1:5 में डिवाइड करेगा। सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:5 सिंपली। डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:4, 2:1 2 3 4 2:4 मतलब क्या हो गया बच्चा, 1:2, सही है। ई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ई डिवाइड कर रहा है, देखिए ई तो मिड पॉइंट हो गया ना, इधर 3 पार्ट है, इधर 3 पार्ट है, तो 1:1। एफ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एफ रेशियो 4:2 मतलब वही फिर से 2:1 हो गया। फिर जी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि कैसे कम से कम काम करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये है, अगर आपको डी पता चल गया, डी में आप क्या लगा देंगे, 1:2 लगा करके आप डी निकाल लीजिए। डी पता है, ए पता है, तो सी आप मिड पॉइंट से निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप एफ निकाल लीजिए, एफ अगर निकाल लीजिए, देखिए डी और एफ निकालेंगे तो इसमें सारा काम हो जाएगा। डी पता है, एफ पता है, तो सी निकल जाएगा मिड पॉइंट से। एफ और बी का मिड पॉइंट जी है और डी और एफ का मिड पॉइंट ई है, तो फिर तीनों में मिड पॉइंट लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर हम बोल दें कि अगर सपोज करिए कि आपको ये बात बोल रहा है प्रूफ करने, मतलब सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके प्रूफ करने बोल रहा है। अगर सपोज करिए पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, बस एक चीज़ दिखा देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इस दोनों का मिड पॉइंट जो है उस दोनों का भी मिड पॉइंट वही है, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। राइटिंग बच्चा अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत मोटा चल रहा है ये सब पेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, पहला। अच्छा, दूसरा क्या प्रूफ करने बोल सकता है बच्चा, आपको रोम्बस प्रूफ करने बोलेगा। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ इसमें आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा बच्चा कि आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि एडजेसेंट साइड्स, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दिए, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा अपने आप। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ दिख रहा है आप लोगों को ना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये किसके केस में करना है बच्चा, ये आपको करना है रोम्बस के केस में, ये आपको करना है रोम्बस के केस में, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। अच्छा, थर्ड आपको क्या प्रूफ करने दे सकता है बच्चा, अगर आपको बोल दिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के केस में आप क्या बोलेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल भी है, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल। अच्छा, इससे लिख के देखें, हाँ ये ठीक है। क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, ठीक है ना। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान चीज़ बोल रही है, आप लोग किए हुए हैं पहले सारा चीज़, बस एक बार बोल दे रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग के लिए। चलिए, अब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे, ये किसके लिए था बच्चा, रेक्टेंगल के लिए था,
ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि स्क्वायर है प्रूफ करिए, तो आप क्या फिर से वही बात बोलेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो लेकिन इससे तो और एक केस हो जाएगा, लेकिन आपको डायगोनल को भी इक्वल बोलना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर के लिए क्या बोलेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। इसके साथ साथ आपको ये बात बोलना पड़ेगा क्या कि डायगोनल्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये बच्चा बहुत ख़राब प्रेजेंटेशन है, फिर भी बस आप लोग ये चीज़ हमको लगा था बस ऐसे ही बोल देंगे, लेकिन बच्चा अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो नोट डाउन कर लो। यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ करना और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अगर नोट डाउन करना है इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो इसका लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, हम ऐसे भी बोल देते तो आप लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा टाइप पे आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है बच्चा, वो हम आपको क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे, कोलिनियरिटी का केस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग सम्स करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा आप लोग भी साथ में करते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, रेशियो दिया है, तो पूछ रहा है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ। मतलब सिंपली कि पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2, ए का कोऑर्डिनेट 4,-3, बी का कोऑर्डिनेट 9,7, तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या होगा पी का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा mx2, हम डायरेक्टली कर रहे हैं mx2 nx1। ठीक है, आप अगर दिक्कत हो अगर आपको तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए तो अगर हमको यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चा। अच्छा, हम यही पेन से कर रहे हैं कि आप लोग को दिखने में दिक्कत नहीं हो। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, mx2, तो 3 × 9 प्लस mx2 nx1 2 × 4 बाई m + n, मतलब कि 3 + 2। तो देखिए कितना है 27 + 8 35 बाई क्या गया 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 35/5, तो ये क्या हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y इक्वल्स टू क्या होगा my2 प्लस ny1, ठीक है, बाई m + n। चलिए तो ये कितना आएगा 21 - 6, तो कितना हो गया 15/5, तो ये क्या हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो p का आंसर क्या होगा, xy का आंसर क्या हो गया, xy का आंसर हो गया बच्चा x कितना था 7,3। ठीक है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए बच्चा आप लोग इसका आंसर बताइए। इसमें क्या दिया हुआ, a दिया हुआ, ये पॉइंट p दे दिया है, लेकिन b का वैल्यू पूछा है कि x और y, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, आप लोग जल्दी आंसर बताइए हमको, हम करते चलते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू मतलब कि 1 इक्वल्स टू। अच्छा तो चलिए पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू अगर लिख दिए हैं तो लिख ही दे रहे हैं nx1/m + n। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x यहाँ पर क्या है 1 है, 1 इक्वल्स टू क्या होगा mx2, मतलब 2 × x mx2 + nx1 3 × 3 mx2 + nx1/m + n। m + n मतलब क्या हो जाएगा बच्चा 2 + 3, ये हो जाएगा 5। सही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 9, तो 2x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू -2। ठीक है बच्चा, x का वैल्यू क्या गया -2। सिमिलरली हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू मतलब -2 इक्वल्स टू क्या होगा my2 + ny1/m + n, तो क्या होगा -10 इक्वल्स टू 2y -18। ठीक है, तो 2y इक्वल्स टू 8, ऐसे क्या आ गया y इक्वल्स टू 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, b का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है -2,4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चे यहाँ पे हमको आंसर निकालना है p का। ठीक है ना, कि p का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा। a का कोऑर्डिनेट है 4,-5, b का कोऑर्डिनेट है 4,5। तो यहाँ पर आपको निकालना है p का कोऑर्डिनेट्स, और दिया हुआ है AP/AB 2:5। अच्छा देखिए यहाँ पे AP/AB दिया हुआ है, आप लोग आंसर बताइए हमको, हम भी करते हैं।
ए पी इज टू ए बी, ए पी बाई ए बी कितना दिया हुआ है 2/5, मतलब कि ए पी ये 2x है, अगर ए पी कितना है 2x, ए बी कितना है 5x, ये 2x है, टोटल 5x है, अगर ये 2x तो ये कितना होगा 3x, मतलब कि ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो p का कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लिए x, y, x, y ले लिए, तो x इक्वल्स टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चा 8 प्लस 12, तो 20/5 मतलब आ गया 4। चलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, इसी तरीके से y का वैल्यू क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, तो y का वैल्यू क्या आएगा 10 माइनस 15/5, तो y का वैल्यू क्या आ गया -1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4, -1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए और एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी की तरफ हम जाएं तो वो पॉइंट इसको क्या करता है, मतलब 3/4 है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है 3/4, मतलब ए बी अगर 4 है तो वो 3, मतलब 3 तक जा करके वो पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 इक्वल, मतलब सिंपली बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ए बी हम ले लें, अगर हम ए ले लें बी ले लें तो पॉइंट क्या है 3/4, मतलब कि ए पी, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर सपोज कि इस पॉइंट को पी ले ले तो ए पी बाई ए बी हम क्या बोल सकते हैं बच्चा कि 3/4 होगा। ए पी बाई ए बी हम क्या बोल सकते हैं 3/4, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि ए पी इज 3/4 पूरा टोटल का है। ए पी अगर 3/4 है, ठीक है, मतलब ये 3 पार्ट्स है आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 होगा, ये 1 होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बच्चा। ये 3 होगा, ये 1 होगा। अब जल्दी से इसका कोऑर्डिनेट आप लोग बता दीजिए हमको, अब तो बहुत आसान हो गया है सम, मतलब इसी पेन से हम जल्दी से कर दे रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -5, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -4, 8, रेशियो पता है x, y, तो x इक्वल्स टू क्या होगा mx2, तो -12 प्लस nx1 बाई m प्लस n हो जाएगा 4, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा my2, तो 24, 3 × 8, ठीक है ना। तो my2 प्लस ny1, तो 1 × -5/3 + 1 4, तो ये कितना है बच्चा x इक्वल्स टू 9/4 आएगा, और यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा 19/4 आ जाएगा, सही है, हो जाएगा आंसर। तो x और y का वैल्यू निकल गया। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या देखें, सिंपली फार्मूला पे पुट कैसे करना है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान दिए यहाँ पर, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 9/4, 19/4, यहाँ पे माइनस साइन होगा बच्चा, ठीक है ना, और यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लास में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है ना। फॉर द टाइमिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा सम्स, इस टाइप के जितने भी टाइप के सम्स बन सकते हैं उसको हम डिस्कस कर देंगे, तो फिर ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।